स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेस में। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के 5th यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस मेंटेनेंस क्या होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी में एसिड का रोल होता है, रोल भी कह सकते हैं, और वो किस तरीके से हमारी बॉडी को क्या करती है, अफेक्ट करती है, और हमारी बॉडी उसको किस तरीके से मेंटेन करती है, कौन कौन से बफर्स चलते हैं, कौन कौन से ऐसे क्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से जो हमारा एसिड और बेस है वो किस तरीके से न्यूट्रलाइज रहता है हमारी बॉडी में, और वो किस तरीके से फंक्शन करता है। इसके बारे में हम लोग को देखना है। इस यूनिट में हम लोग को देखना है पीएच किस तरीके से काम कर रहा है, पीएच क्या होता है या नॉर्मल पीएच वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। तो क्या है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन में क्या है? एसिड इज सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयंस। क्या कहने का मतलब है कि एसिड क्या होते हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। H प्लस आयन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। रिलीज करने का मतलब बाहर निकाल रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। लेकिन वहीं पे बेस क्या होता है हमारा, इस सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट से हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते थे कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है या ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन आयन को ले रहा है, और कौन ऐसा है अपने मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को दे रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, H प्लस आयन को जो मॉलिक्यूल रिलीज करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और जो हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एसिड और बेस का सबसे सिंपल सा डेफिनेशन यही है कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करना और हाइड्रोजन आयन को रिलीज करना ही क्या कहलाएगा, एसिड और बेस कहलाएगा। ठीक, तो इसमें SCO3 माइनस को क्या करा गया है, बेस में डाला गया, और HCl जो हमारा एग्जांपल है वो किस में जाएगा, एसिड में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, या पीएच को किस तरीके से हम क्या करते हैं अपनी बॉडी में देखते हैं। तो क्या है हमारा पीएच डेफिनेशन है, नॉर्मल वैल्यू क्या है डेफिनेशन, द पीएच इज ए मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन which in turn determine the solution level of acidity or alkalinity। क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। और ये पीएच हमको क्या बताता है कि वो जो सब्सटेंस है या जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि पीएच क्या होता है, पीएच मतलब वो हो गया कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बताता है, उसके साथ साथ वो सॉल्यूशन के क्वालिटी या सॉल्यूशन के बारे में बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के, कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या एल्कलाइन है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पीएच हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल वैल्यू। पीएच की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14। कहां से, 0 से लगा करके 14 तक इसका क्या होता है, स्केल होता है, या इसके बीच में ही क्या करता है, ये वेरी करता है या लाई करता है। ठीक, क्या है यहाँ पे, वेयर मोर देन 7 एसिडिक कहलाएगा, लेस देन 7 अल्कलाइन कहलाएगा, और एंड 7, और अगर 7 पे है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। ठीक, मोर देन 7, लेस देन 7। ठीक है, ये देखिए मोर देन 7 क्या है, एसिडिक है, ठीक, और लेस देन क्या है, अल्कलाइन है। ठीक, अल्कलाइन मतलब बेसिक है। ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल रेंज हो गया, या हमारा जो हम कहने का मतलब है कि इसको हम किस तरीके से सिंपली, अगर हमसे पूछा जाए कि मोर देन 7 अगर पीएच है तो उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एसिडिक बोलेंगे। ठीक है, अगर लेस देन 7 है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, अल्कलाइन या बेसिक कह सकते हैं, और हमारा अगर 7 पे ही है तो उसको क्या करेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। किस तरीके से ब्लड पीएच हमारा रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से बॉडी में क्या हो रहा है, पीएच का रेगुलेशन हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो क्या है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच में, प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, वेरियस एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। कहने का मतलब है जब हमारी बॉडी क्या करती है, मेटाबोलाइज करती है किसी चीज को, तो उस टाइम पे जो हमारा होता है वो एसिडिक जो फॉर्म होते हैं वो निकलते हैं, और वही मेटाबोलाइज करने का काम। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच में कहने का मतलब है कि जब प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय द बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, एसिड को प्रोड्यूस करती है, क्या करने के लिए, किसी चीज को क्या करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए, उसका उपापचय करने के लिए, तब वो एसिड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और क्या है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया चल रही होती है तब हमारी बॉडी में क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्या लिखा है, वेरियस एसिड, जैसे कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अलग अलग तरीके के एसिड्स क्या होते हैं हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बेस बाय द बॉडी, और बहुत सारे बेसिक चीजें भी हमारी क्या होती हैं बॉडी में प्रोड्यूस की जाती हैं। क्या है, आल्सो ए वेजिटेरियन डाइट प्रोड्यूसेस ए अल्कलाइन इफेक्ट बाय द जनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एटीसी इन द बॉडी। अब हम क्या कह रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट्स जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट आयंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन ऑफ द बेस बाय द बॉडी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 लाइंस ऑफ डिफेंस आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस टू रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस एंड मेंटेन ब्लड पीएच। और हमारे पास 3 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, 3 चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड पीएच को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं या कंट्रोल करती हैं, कि अगर इसकी अधिकता हो गई तो हम किस तरीके से इसको कंपनसेट कर सकते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं हम आगे चल करके बफर बोलते हैं। ठीक है, बफर, अगर हमारी प्रक्रियाएं क्या हो गई हैं, खराब हो गई हैं, उस टाइम पे बफर क्या करता है, अपना काम करता है और उसको स्लो डाउन करता है या होम्योस्टेसिस में लेकर के आता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय द बॉडी जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके साथ साथ जब वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उस टाइम पे बाइकार्बोनेट आयंस क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, तो वो बेसिक हो गया। और हमारे पास 3 लाइंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने ब्लड पीएच को रेगुलेट करते हैं या मॉनिटर करते हैं या हम किसी तरीके से उसको कंपनसेट करने का काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तो 3 हमारे कौन कौन से हो गए, ब्लड बफर हो गया, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म हो गया, रीनल मैकेनिज्म। हम इन तरीके से अपने एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मैकेनिज्म का मतलब ये है कि हम किस तरीके से उस बफर का यूज करके या उस प्रक्रिया को यूज करके अपनी बॉडी में ज्यादा एल्कलाइन ना होने देते हैं, ना बहुत ज्यादा एसिडिक होने देते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला काम कौन करेगा, ब्लड बफर करेगा, इसमें ब्लड का पूरा रोल रहेगा। ठीक, इसमें रिस्पायरेटरी मतलब हमारे रिस्पायरेटरी लंग्स से रिलेटेड जो चीजें रहेंगी ये हमारे बॉडी में रेगुलेट करने का काम करेगा। रीनल हमारा हमेशा किडनी से जुड़ा होगा, तो किडनी हमारा इसमें क्या करेगी, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जैसे एक्सक्रीशन कर दिया, बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में एसिडिक हो गया, बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो गया, तो उसको क्या कर देती है, एक्सक्रीट आउट कर देती है हाइड्रोजन आयन के रूप में या वाटर के रूप में, हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो पहला क्या है, ब्लड बफर है, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म है, रीनल मैकेनिज्म। इन तीनों मैकेनिज्म से हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ब्लड पीएच को अपने बॉडी के पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। तो पहला हम क्या देखेंगे, ब्लड बफर। क्या है ब्लड बफर्स, ब्लड बफर, इट इज द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस दैट हेल्प स्टेबलाइज पीएच ऑफ ए सोल्यूशन। कहने का मतलब होता है ये एक प्रकार का मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, बॉडी में पीएच की वैल्यू को क्या करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड कंटेन्स ए 3 बफर सिस्टम। अब देखिए ब्लड भी क्या कर रहा है, पहले तो 3 मैकेनिज्म हमारे पास थे, ब्लड, रिस्पायरेटरी और रीनल। उसके बाद हमने ब्लड बफर में देखा तो एक मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन होता है जो पीएच की वैल्यू को क्या करने का काम करता है, स्लो डाउन या हमारे मेंटेन करने का काम करता है, होम्योस्टेसिस का काम करता है। उसके बाद हमारा क्या है, ब्लड कंटेन्स 3 बफर सिस्टम, 3 बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर और प्रोटीन बफर। हमारे ब्लड में ही 3 बफर और भी चल रहे हैं, कौन कौन से, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट बफर और प्रोटीन बफर। ठीक, पहला क्या हो गया, बफर, ब्लड बफर हो गया, लेकिन उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, 3 इसके अंदर होगा ब्लड के अंदर। तो पहला क्या है, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट बफर, प्रोटीन बफर। ये बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और ये सब प्रोटीन जो है हमारे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रोल प्ले करेंगे। ठीक है, क्या क्या देखेंगे हम लोग, पहला बाइकार्बोनेट बफर। क्या है बाइकार्बोनेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर है, बाइकार्बोनेट बफर इज ए बफर सिस्टम मेड अप ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड बाइकार्बोनेट HCO3 दैट रजिस्ट चेंज इन द ब्लड पीएच। अब क्या हो रहा है, 2 चीजें इसमें मेड हो रही हैं, कौन कौन सी, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट। ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट की जो चीजें हैं उनको क्या करने का, स्लो डाउन करने का काम कर रही है। ठीक, इट कीप्स द ब्लड पीएच स्टेबल बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सिस एसिड और बेस। क्या कर देता है, एक्सेस एसिड और बेस को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है बाइक। ठीक, और क्या है, फॉस्फेट बफर, द फॉस्फेट बफर इज ए केमिकल बफर दैट हेल्प्स मेंटेन ए स्टेबल पीएच स्पेशली इनसाइड सेल्स एंड इन द किडनीज। क्या करने का, इनसाइड सेल जो हमारी एसिडिक चीजें चल रही हैं उनको मेंटेन करने का काम कौन करता है, फॉस्फेट बफर करता है। ठीक है, बफर क्या है, बफर इज द एक प्रकार का प्रक्रिया है जो क्या करने का काम करता है, स्लो डाउन या होम्योस्टेसिस बनाने का काम हमारी बॉडी में करता है, वो बफर होता है। ठीक है, वो एक प्रकार का सोल्यूशन हो सकता है, वो एक प्रकार का मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, जो इस चीज को क्या कर रहा है, स्लो डाउन या मेंटेन करने का काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड बफर। ठीक, और क्या है, इट हेल्प्स द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स स्टे स्टेबल बाय न्यूट्रलाइजिंग
एक्सेस एसिड आर बेस, ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को क्या करने का काम करता है, स्टेबल स्टेबल रखने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइज रहे क्या हमारा एसिड और बेस। कौन कर रहा है, फॉस्फेट बफर। ये कहां पे है, इनसाइड द सेल्स और किडनीज में इसका फंक्शन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटीन बफर। प्रोटीन बफर में क्या है, प्रोटीन बफर इज बफर सिस्टम इन विच प्रोटीन स्पेशली हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प्स रजिस्ट चेंजेस इन पीएच बाय बाइंडिंग और रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन। अब इसमें क्या कह रहा है, ये हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकता है, बाइंड भी कर सकता है और इसको रिलीज करके भी हमारे एसिड और बेस को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। अगर एक ही कॉन्सेप्ट याद करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट बफर किसको हमारे कर रहा है, ये क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट को क्या करेगा, मेड करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा हमारे एसिड और बेस को। उसके बाद क्या है, फॉस्फेट बफर क्या कर रहा है, इनसाइड सेल्स और किडनी में इसका मेन फंक्शन होता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, हमारी बॉडी फ्लूइड्स के जो पीएच को होता है उसको मेंटेन करने का काम करेगा। और हमारा जो प्रोटीन बफर है ये हीमोग्लोबिन और हमारा क्या है, प्रोटीन प्लाज्मा जो है वो हाइड्रोजन आयंस को बाइंड भी करके और क्या करके रिलीज करके क्या करती है, एसिड और बेस के वैल्यू को क्या करती है, मेंटेन करती है। ये हमारे तीन बफर्स किसके हो गए, ब्लड के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म। रिस्पायरेटरी, पहला ब्लड खत्म हुआ, ब्लड में हमारे तीनों खत्म हो गए। ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर और प्रोटीन बफर। ठीक है, और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। अब क्या देखना है हम लोग को, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म। द रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ पीएच। बहुत बार हम जो हमारा लंग्स होता है वो भी हमारे क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या है, रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, रेगुलेट करना है। अगर इसकी एक्सेस मात्रा हो गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हमारे शरीर में हो सकती है। ठीक है, इंक्रीज CO2 एसिडिक कहलाएगा और डिक्रीज CO2 क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। ठीक, इंक्रीज CO2 क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास कि अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज हो रहा है CO2 तो कौन से वैल्यू को दर्शाएगा, तो क्या कहेंगे, एसिडिक। अगर डिक्रीज हो रहा है CO2 तो क्या होगा, वो बेसिक होगा। ठीक, when CO2 enters the blood stream of form carbonic acid H2CO3 which is increased partial carbon dioxide level। क्या करता है, जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में वो इंटर कर देगा तो कार्बोनिक एसिड्स का क्या करने लगेगा, फॉर्मेशन करने लगेगा, जिससे हमारी पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, नॉर्मल लेवल ऑफ PCO2 क्या हो सकता है, 40 to 46 mm ऑफ Hg। क्या हो सकता है, 40 to 46 mm ऑफ Hg। ठीक, ये हमारे टॉपिक्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एसिड बेस मेंटेनेंस या एसिड बेस इम्बैलेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब हम रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस एसिडोसिस पढ़ते हैं उस टाइम पे हम लोग को ज्यादा देखना होता है कि क्या होते हैं पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये क्या हो गया हमारा रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म। इसमें क्या हो रहा है, रेगुलेट करेंगे हम किसके लेवल को, कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, एसिडिक कहेंगे। अगर जो डिक्रीज हो रहा है CO2 का लेवल तो हम क्या करेंगे, उसको एल्कलाइन बोलेंगे या हमारा बेसिक बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा जो मात्रा है वो कितना होता है PCO2 का, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का 40 to 46 mm ऑफ Hg होता है। ठीक, नेक्स्ट है रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म क्या है, रीनल मैकेनिज्म, किडनी प्लेज ए की रोल। क्या करती है, किडनीज, रीनल वर्ड लगने का मतलब ही क्या हो गया, किडनी हो गया। ठीक है, किडनी क्या करेगी यहाँ पे, अपना मेजर रोल प्ले करेगी मेंटेनिंग ब्लड पीएच इन द फॉलोइंग वेज। बहुत सारे तरीके से जो हमारी किडनी होती है वो क्या करने का काम करती है, एसिडिक और बेसिक चीजों को क्या करने के, एक्सक्रीट आउट करने का, रीअब्जॉर्ब करने का या उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है, तो क्या है किडनी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट को क्या करने का काम करेगा, रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगा, कि फिर से उसको क्या कर लेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। पुनः अवशोषण करने का मतलब होता है कि जो अवशोषित चीजें हैं उसको फिर से अवशोषित कर लेना, जिससे जो एक्सेस मात्रा में जो चीज बनी है उसको हम क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को क्या करने का, एक्सक्रीट आउट कर दिया। ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर देंगे तो एसिडिक बेसिक बनने का काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीट आउट मतलब जो भारी चीजें हैं या जो ज्यादा मात्रा में है उनको हम क्या कर दे रहे हैं, एक्सक्रीट आउट कर दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ NH4। अमोनिया को ही क्या कर दे रहे हैं, हम एक्सक्रीट आउट कर दे रहे हैं। हर में हाइड्रोजन आयन जरूर है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के निकलने से बहुत सारी चीजें क्या हो सकती है, हमारी मेंटेन हो सकती है हमारी बॉडी में। तो कौन कर रहा है रीनल मैकेनिज्म में, किडनी इसमें पूरा तरीके से क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है। क्या करती है उसमें, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट, जो फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट है उनको क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगा, हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट करेगा और अमोनिया को भी एक्सक्रीट आउट करने का काम
करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रीजनल मैकेनिज्म। ठीक, ये हमारा जो बफर होता है, जो 3 मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म हमने देखा था, वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, क्या है ये, बाइकार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट बफर विच इजीली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस बट इज लेटर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्यूबुलर सेल। कहने का मतलब है बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा क्या होता है हमारे लिए, उपयोगी भी होता है। ठीक है, तो उपयोगी क्या है, बाइकार्बोनेट एन इंपॉर्टेंट बफर, ये हमारा बाइकार्बोनेट बफर जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बफर होता है। बफर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बफर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच इजीली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस, जिसने किडनी पढ़ी होगी उसको बहुत अच्छे से पता होगा, हमारे पार्ट्स ऑफ किडनीज पता होंगे, कौन सा पार्ट्स हमारा किस चीज का फंक्शन कर रहा है, कौन सा ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन है, ये इन सब सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक, और क्या है, आल्सो आयन सच एज हाइड्रोजन एंड अमोनिया इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, जो अभी तक वही पार्ट चल रहा है कि किस तरीके से हमारा रीनल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। तो हम यूरिन का फॉर्मेशन जब होता है तो उसी टाइम पे अमोनिया और क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट करने का काम करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या है, एसिड बेस्ड डिसऑर्डर टाइप डेफिनेशन एंड कॉजेस। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा, हमारे जो एसिड बेस के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जैसे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, एसिडोसिस, इसमें हम लोग को देखना है कि कौन कौन से ऐसे उसमें कॉज होते हैं या कौन कौन से ऐसी चीजें उसमें रोल प्ले करती हैं जो हमारी बॉडी में क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो क्या है हमारा, डिस्टर्बेंस ऑफ द एसिड, डिस्टर्बेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी लीड्स टू आइदर एसिडोसिस और एल्कलोसिस। दो चीजें लीड करेगा, अगर हमारे एसिड बेस बैलेंस में डिसऑर्डर हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, एक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, एक एल्कलोसिस देखने को मिल सकता है। ठीक, उसमें अलग अलग देखना है कि मेटाबॉलिक क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्या होता है। ठीक है, दोनों में चार, हम लगभग हम लोग को पूरा का पूरा चार पढ़ना होता है। ठीक, देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें कंपनसेट करती है हमारी बॉडी उसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक, क्या है हमारा टॉपिक, टाइप्स। क्या टाइप्स है, यही चारों होते हैं हमारे, यही हमको फंडामेंटल में भी पढ़ना होता है, यही हमको एमएसएन में भी पढ़ना रहेगा, यही हमको बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। कॉजेस सब जगह सेम रहेंगे, कंपनसेट करने का काम भी सेम रहेगा क्योंकि बॉडी हमारी सेम है। ठीक, तो क्या है हमारा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस डिसऑर्डर एज फॉलोज। क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, 2 बार क्या करना है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस लेना है ना, 2 बार मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कह सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, जब एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे, आगे चल करके हम लोग को देखना है कि कैसे कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, पहला क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा है, दिस डिसऑर्डर अकर्स व्हेन देयर इज एन एक्युमुलेशन ऑफ CO2 इन द बॉडी। क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी वर्ड जब भी लगेगा तो वो किससे जुड़ा रहेगा, लंग्स से जुड़ा रहेगा। तो लंग्स से जुड़ने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात होगी। अगर हमको याद करना है तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी से रिलेटेड चीज आती है तो रेस्पिरेटरी मतलब पहला ही हमारा क्या हो जाता है कि लंग्स के बारे में बात हो रही है। तो लंग्स से बात होने का मतलब है कि ऑक्सीजन और CO2 के बारे में बात हो गया। तो एक्युमुलेशन ऑफ CO2 हमारा जब ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलेंगे। क्योंकि जब हम बोल रहे थे कि CO2 का जब एक्सेस होगा, जब CO2 इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी किस तरीके का शो करेगी, एसिडोसिस शो करेगी। लेकिन अगर CO2 का मात्रा कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है। एक्युमुलेशन का मतलब CO2 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और क्या है, इंक्रीज इन ब्लड एसिडिटी, ब्लड एसिडिटी एसिडीमिया बोलते हैं। ठीक है, ACITEMIA, एसिडीमिया बोलेंगे। ईमिया वर्ड का मतलब ब्लड होता है, उसमें जब ब्लड में हमारा एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडीमिया बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉजेज क्या हो सकते हैं, लंग डिसीज हो सकता है, कोई भी लंग डिसीज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर लंग प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तो CO2 को क्या नहीं कर पा रहा है, एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा है, एक्सहेल नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। बहुत सारे केसेज हो सकते हैं लंग डिसीज के, उसमें नहीं जाना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इम्पेयर्ड ब्रीथिंग, हमारी ब्रीथिंग ही क्या हो गई है, इम्पेयर्ड हो गई है, लेबर्ड ब्रीदिंग हो गई है, या कोई भी प्रकार का ब्रीदिंग हो गया है, डिस्पनिया हो गया है, जिससे हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक्सहेल नहीं कर पा रहे हैं। एक्सहेल करने का मतलब है कि हम उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, CO2 का एक्युमुलेशन हो जाएगा हमारे ब्लड में। ठीक,
डैमेज इन टू द रिस्पायरेटरी सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर में ही कोई प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है प्रॉपर तरीके से हमारा जो वेंटिलेशन है वही नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से हो सकता है हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन क्यों हो सकता है कि कोई आग जनी हुई हो, आग लग गया हो, जिसकी वजह से सीओ बहुत ज्यादा हो गया हो, उसकी वजह से CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई हो, और ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। और कंपनसेशन में हमारी बॉडी क्या करती है, हीमोग्लोबिन एंड अदर प्रोटीन बॉन्ड टू एक्सेस हाइड्रोजन आयन, हमारी बॉडी क्या करती है, कंपनसेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि कितना डैमेज हो चुका है उसको ठीक करने के लिए हमारी बॉडी कौन सा वर्क कर रही है, उसको क्या, बॉडी हमारी ऐसे हमको नहीं छोड़ देगी, बॉडी हमारी क्या करती है, फंक्शन करती है। जब हमारी बॉडी WBC हमारी लड़ रही होती है तो वो भी तो हमारा काम ही है, तो ये हमारे पे अगर एसिड और बेस बढ़ गया, जब तक हमारी बॉडी सस्टेन कर सकती है या उसको ठीक कर सकती है तब तक वो अपना काम करती रहती है। हमको बहुत सारी चीजें पता भी नहीं चलती कि हमारी बॉडी ने उसको क्या कर दिया है, एक्सक्रीट आउट कर दिया है। लेकिन अब जब हम एक्सेस मात्रा में बहुत सारी चीजें लेने लगते हैं तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं और उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, क्या करेगा, हीमोग्लोबिन एंड अदर प्रोटीन बॉन्ड क्या करेंगे, हमारे हाइड्रोजन आयंस को एक्सेस मात्रा में क्या कर लेंगे, बाउंड कर लेंगे, जिससे प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, हम उसको निकाल सके या उसको जहां पहुंचाना है वहां पे पहुंचा सके, ठीक है। और क्या है, किडनी विल एलिमिनेट एक्सेस हाइड्रोजन आयन, और किडनी हमारी क्या करेगी, हाइड्रोजन आयन जो एक्सेस मात्रा में रहेगा उनको बाहर निकाल देगी, ठीक। किडनी आल्सो इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3 बाइकार्बोनेट को वो क्या करने लगेगी, रीअब्जॉर्ब करने लगेगी, ठीक है। ये सब सारे काम हमारी बॉडी क्या करेगी, काम करने लगेगी अगर ऐसी दिक्कत हमारी बॉडी में आ रहा है तो। व्हाट इज रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, CO2 का एक्यूमुलेट होना हमारे ब्लड में एसिडीमिया कहलाएगा, और अगर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है तो हमारी बॉडी एसिडिक शो कराती है, ठीक है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, लंग डिसीज हो सकता है, कोई भी रिस्पायरेटरी सेंटर में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है, और उसके साथ साथ क्या हो सकता है, लंग डिसीज या इंपेयर्ड ब्रीथिंग भी हो सकती है। कंपनसेशन में क्या कर रही है हमारी बॉडी, जो हीमोग्लोबिन है और प्रोटीन है वो क्या कर रही है, हाइड्रोजन आयन को बाउंड कर ले रही है, और किडनी हाइड्रोजन आयन को एक्सेस मात्रा में बाहर निकालने का काम कर दे रही है, और उसके साथ साथ किडनी क्या कर रही है, रीअब्जॉर्ब कर ले रही है बाइकार्बोनेट्स को, ठीक है। फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट्स को क्या कर ले रही है, रीअब्जॉर्ब कर ले रही है, जिससे जो एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर जाए, स्लो डाउन हो जाए। दिस इज रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, CO2 की मात्रा क्या होना, ब्लड में बढ़ना, सीधा याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन, दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2। क्या करेंगे, पहले ही हम लोग एक चीज देख चुके हैं कि डिक्रीज CO2 इंक्रीज CO2, इंक्रीज CO2 लीड्स टू एसिडिक, और अगर डिक्रीज CO2 है तो क्या करेगा, एल्कलोसिस। यहाँ पे भी वही सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या कह रहा है डेफिनेशन, द डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2 इन द ब्लड। क्या करेगा, ब्लड में CO2 लेवल का हो जाना, कम हो जाना, ठीक है, रिजल्टिंग इन एलिवेटेड ब्लड पीएच, और ब्लड पीएच हमारी क्या होने लगेगी, एलिवेट होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। उसके साथ साथ कॉजेज क्या है, हाइपर वेंटिलेशन, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन में बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है या बहुत अच्छे तरीके से, अभी हम किसी को इंसान को पहाड़ों में लेके चले जाएं तो सांस फूलना हो जाएगा शुरू, ठीक है। कुछ ज्यादा अच्छा सांस लेने की आदत नहीं होती है लोगों की, या इतने अच्छे सांस ले रहे हैं तो इतना अच्छा आदत नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंजाइटी, एंजाइटी हो सकती है, हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर हो सकता है, वही जो मैंने पहाड़ों वाली बात बताई, ठीक है। और क्या है, लंग एंड अदर डिसीज कंडीशंस, बहुत सारे लंग्स डिसीज कंडीशंस हो सकते हैं अगर कोई डिसीज को क्या कर रहा है, वो कैरी कर रहा है या उसके पास है, ठीक। और उसके साथ साथ क्या है, सर्टेन ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, हाइपर वेंटिलेशन को बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ CO2 के लेवल को क्या करने का काम कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक। और क्या कंपनसेशन, अब CO2 देखिए, CO2 का मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। अगर वो नहीं रहेगा तो बाइकार्बोनेट्स बनना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। क्या है यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट लेवल बाय प्रोटीन एंड फॉस्फेट बफर। हम क्या करेंगे, प्रोटीन एंड फॉस्फेट बफर के द्वारा बाइकार्बोनेट को क्या करने का काम करेंगे, स्लो डाउन या ठीक करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे, किडनी इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, किडनी बहुत रोल प्ले करती है हमारे किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक्सेस मात्रा में जब हमारी बॉडी में कुछ हो जाता है तो वो किडनी अपना काम करना शुरू कर देती है, वही एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है, वही बाहर निकालने का काम करती है, ठीक।
रिड्यूसिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3। अब हम क्या करेंगे, SCO3 के रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब एसिडिक बढ़ रहा था तो हम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे रीअब्जॉर्प्शन को, SCO3 को, ठीक। ये हमारा क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ CO2 इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड में डिक्रीज हो रहा है CO2 का लेवल, तो क्या होगा, एल्कोलोसिस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को, हाइपरवेंटिलेशन, एंजाइटी, हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर, लंग एंड अदर डिसीज कंडीशन, सर्टेन ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स भी उसको क्या कर सकते हैं, ये लीड करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, दिस occurs when there is an excess of acid or a loss of bicarbonate a base in the body। क्या हो रहा है, एक्सेस मात्रा में एसिड हो जा रहा है, उसके कंपेयर में जो बेस है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया, या बहुत ज्यादा उसका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। क्या याद रखना है, बहुत ज्यादा एसिड का क्या हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना, एज कंपेयर टू बेसिक जो हमारे हैं उसका, मतलब एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाना और बेस का क्या हो जाना, लॉस हो जाना। दिस इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अब क्या करेगा, लीडिंग टू डिक्रीज इन ब्लड पीएच, क्या करेगा ये, और कॉजेस क्या हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डीके हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन वाली यूनिट में या ग्लाइकोलिसिस वाले यूनिट्स में, ठीक है, या डायबिटिक मेलाइटस में हम लोग देख चुके हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, किडनी फेलियर भी इसको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक। और क्या है, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस हमने क्या कर लिया है, ले लिया है, वो भी हमारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस को क्या कर सकती है, लीड कर सकती है, ठीक। ऐसा कोई भी चीज जो एसिड की मात्रा को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और बेस को क्या कर रहा है, लॉस कराने का काम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या उसका कॉज कहलाएगा, ठीक। अब कंपनसेशन में क्या हो रहा है, क्रोनिक अल्कोहलिक बहुत हैवी अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। कंपनसेशन में क्या करेगा, हीमोग्लोबिन एंड अदर प्रोटीन बाइंड्स टू एक्सेस हाइड्रोजन प्लस आयन, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस को क्या करने का काम करेगा, बाइंड करने का काम कर लेगा, ठीक। और क्या है, द किडनी विल एलिमिनेट एक्सेस हाइड्रोजन आयन, किडनी फिर से अपना काम करना शुरू करेगी। और क्या करेगा, द किडनी आल्सो इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3 माइनस, या बाइकार्बोनेट को क्या करने का काम कर लेगी, फिर से रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करेगी, क्योंकि बाइकार्बोनेट ही है जो एसिड को क्या कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, ठीक है। SCO3 क्या था, हमारा बेस था, ठीक है। तो जब बेस रहेगा, जब बेस को रीअब्जॉर्ब किए रहेंगे तभी तो वो एसिड को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। अगर हम फिर से और भी लॉस करा दिया, अगर हमने रीअब्जॉर्ब नहीं किया, तो इसका मतलब तो बाइकार्बोनेट और भी निकल गया, और बाइकार्बोनेट अगर निकल गया तो हमारे एसिड को कौन कंपनसेट करेगा, एसिड से कौन बचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का क्या है, दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट इन द बॉडी रिजल्टिंग इन एन एलिवेटेड ब्लड पीएच। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्कलाइन की मात्रा बढ़ रही है, बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ रही है, एसिड की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक। कॉजेस क्या हो सकते हैं, एक्सेसिव वोमिटिंग, बहुत ज्यादा क्या हो गई है, वोमिटिंग हो गई है, बहुत ज्यादा क्या हो गई है, वोमिटिंग हो गई है, जिससे एसिडिक सब्सटेंस क्या हो गए, बाहर निकल गए, ठीक है। और क्या है, एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, और हमने बाइकार्बोनेट को, वेजिटेरियन हमने डाइट बोली थी, बाइकार्बोनेट उससे मिल रहा था, हमने बाइकार्बोनेट आयन को क्या कर लिया, बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में ले लिया। जब किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं तो उसका एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी पे शो दिखाएगा, ठीक है। क्या हो गया, और डायूरेटिक मेडिकेशंस हो सकते हैं जो हमारे क्या करते हैं, हमारे एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं, ठीक, एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं डायूरेटिक्स, ठीक। और क्या है, हाइपोकैलीमिया, ठीक है। ये सब सारे क्या देखने को मिल सकते हैं, कॉजेस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ क्या कंपनसेट करेगा, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और क्या करेंगे, मोर CO2 रिटेंशन, हम क्या करने का काम करेंगे, CO2 को रिटेन करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, ये देखिए ये एक फार्मूला लिखा हुआ है कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको रिटेन करने का काम करेंगे, ठीक। ये हमारा क्या है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या हो रहा था, बाइकार्बोनेट्स बढ़ रहे थे, एसिड कम हो रहा था, ठीक। कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं उसमें, हमारा एक्सेसिव वोमिटिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग हमने किया है, उसकी वजह से एसिड का क्या हो गया, लॉस हो गया एज कंपेयर टू बेस, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस, ठीक। क्या है ABG,
एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, हम क्या करते हैं, आर्टरी से ब्लड को लेते हैं और उसमें गैस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। एनालिसिस यही होता है एबीजी, ठीक। इसमें क्या है, एबीजी एनालिसिस इज द क्रिटिकल डायग्नोस्टिक टूल यूज टू मेजर द कंपोजिशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड के कंपोजिशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एबीजी को परफॉर्म करते हैं। ये एक एनालिसिस टूल एनालिसिस होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारे आर्टरी में ब्लड है उसके कंपोजिशन को चेक करते हैं, कितना ज्यादा मात्रा में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना ऑक्सीजन है, कितना सेचुरेशन है, सब कुछ हम क्या करते हैं, उससे चेक करते हैं कि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से क्या कर रही है, काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक। क्या है हमारा पर्पज, क्या हो सकता है, टू डायग्नोज द रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक स्टेटस ऑफ ए पर्सन। क्या करने का काम करता है, हमारे स्टेटस को पता करता है कि हमारा जो एसिड और जो हमारा बेस है वो पूरी अच्छे मात्रा में है कि नहीं है हमारे ब्लड में, ठीक। और क्या करेगा, उसके साथ साथ पैरामीटर्स मेजर, कौन कौन से पैरामीटर्स को हम मेजर कर सकते हैं, तो क्या है हमारा पीएच का नॉर्मल रेंज क्या हो जाएगा, 7.35 से 7.45, इतना होना चाहिए हमारे ब्लड का पीएच। उसके बाद क्या है, PO2 है, क्या है हमारा 75 से 100 mmFHG होना चाहिए। PaCO2 क्या होना चाहिए, 35 से 45 mmFHG होना चाहिए। SCO3 का नॉर्मल रेंज 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये सब रेंज आपको याद करने हैं। ये रेंज अगर आपको याद हो गए तो अगर हमारा एबीजी थोड़ा भी अल्ट्रेशन दिखाता है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या बॉडी में चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिल रहा है, कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस देखने को मिल रहा है, कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखने। अगर हमको नॉर्मल रेंज ही नहीं पता है हमारे बॉडी में क्या होता है, PO2 का, PaCO2 का, क्या क्या तरीके से PCO2 का कौन कौन सा नॉर्मल रेंज होता है, या बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए, हमको जब नॉर्मल रेंज ही नहीं पता है तो अब नॉर्मल रेंज हमारे सामने रखा जाएगा तो हम किसी चीज को नहीं कर पाएंगे एक्सप्लेन, ठीक है। कहने का मतलब है कि एबीजी क्या करता है, एबीजी हमारे आर्टेरियल ब्लड लिया जाता है जिससे हम एनालिसिस करते हैं कि एसिड और बेस की मात्रा कितनी है, या हम कंपोजिशन चेक करते हैं। सिंपल सी बात है कि हम कंपोजिशन को क्या करते हैं, चेक करते हैं बॉडी में, ठीक। और क्या है हमारे पास, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ नॉर्मल रेंज हमने ऐड किया है कि क्या होते हैं, सोडियम का क्या नाम है, 136 से 145 मिली इक्विवेलेंट, सब फंडामेंटल में पढ़ाया जा चुका है किस तरीके से क्या होते हैं जो हमारे नॉर्मल रेंज होते हैं, ठीक। उसके साथ साथ क्या है, पोटेशियम क्या हो गया 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट, और क्या है क्लोरीन का क्या है 98 से 107, 98 से 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हमारा क्या था, एबीजी एनालिसिस था। एबीजी एनालिसिस क्यों किया जाता है, आर्टरी से ब्लड लिया जाता है और एसिड और बेस को चेक करने के लिए, मतलब ब्लड के कंपोजिशन को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, जो आर्टरी में बह रहा है उसको चेक करने के लिए एबीजी एनालिसिस किया जाता है। उसमें हमने ऑक्सीजन का, CO2 का, बाइकार्बोनेट्स का क्या देखा, रेंज देखा कि रेंज कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमको क्या देखना है कि अगर इससे अधिक होता है या इससे कम होता है तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीजें शो होंगी, एसिडिक होगा कि अल्कलोसिस होगा, ठीक। ये हमारा क्या था, ब्लड पीएच मेंटेनेंस, ठीक है। किस तरीके से हमारी बॉडी क्या कर रही है, ब्लड पीएच को मेंटेन कर रही है। ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है 5th यूनिट, ठीक है। किस तरीके से हमारा बफर चलता है, कौन कौन से कितना रेंज होता है पीएच का, 0 से 14 हमने देखा, मोर देन 7, लेस देन 7, अगर 7 पे ही लाई कर रहा है तो हमारा कौन सी चीज होता है। तो इन सब सारी चीजों के बारे में देखा। अलग अलग तरीके के बफर्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो किडनी ने क्या किया है, बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है, ठीक है। ये हमारा क्या था 5th यूनिट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या देखना है, 6th यूनिट के बारे में देखेंगे कि जो हमारा यूनिट रहेगा, ठीक। ये हमारा क्या है 5th यूनिट। और इससे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इन सबसे हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसका रेंज कितना होता है, इसमें कौन सी चीज की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, किस चीज की कमी हो रही है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कौन से ऐसे जनरल शार्ट नोट्स पूछा जाता है कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सिर्फ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लिख के आ सकता है और आपको पूरा उसका क्या करना है, डेफिनेशन बताना है, उसके कॉजेज बताने और कंपनसेशन जरूर बताना है कि किस तरीके से हमारी बॉडी कंपनसेट कर रही है, कैसे उससे क्या कर रही है, अपने आप को बचा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को 6th यूनिट देना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।